हम लोगों ने कल के क्लास में अपना जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था वो था कोल्ड वॉर का। और कोल्ड वॉर के टॉपिक के बाद फिर हम लोग अभी मूव करने वाले हैं अब नैम की ओर। नैम के साथ नाटो। नाटो और गुड इवनिंग एवरीबॉडी। उपेन जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रीतिका, गोविंद राव जी राम राम, आनंद गौरव जी गुड इवनिंग। तो जब हम लोग नाटो पहले देखेंगे तो हमारे सामने में जो मुद्दा है वो ये है कि नाटो का तात्पर्य क्या है, फिर नाटो का गठन कब हुआ, कहाँ हुआ, फिर नाटो का गठन कौन किया और फिर इसका गठन क्यों किया, फिर इसका प्रसार और इसकी प्रासंगिकता। की प्रासंगिकता पोस्ट मॉडर्निज्म फिर से समझा दीजिए। तो हम लोग नाटो के बारे में ये सारी बातें पढ़ेंगे। आपने पूछा है पोस्ट मॉडर्निज्म, फिर से समझा दीजिए। पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए तो आपको कोई अभी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप समझें। थोड़ा सा परिचयात्मक ज्ञान आपको दे देता हूँ। परिचयात्मक ज्ञान यह है कि मॉडर्निज्म का मतलब होता है मॉडर्निज्म का मतलब होता है कि आप तर्क के आधार पर, रीजन के आधार पर किसी विषय के ऊपर सही और गलत का निर्णय करते हैं। ये बातें मिडिवल एज की जो डिसीजन मेकिंग की प्रणाली थी उसकी तुलना में बेहतर मानी जाती थी। क्योंकि मिडिवल एज के अंदर आस्था के आधार पर डिसीजन मेकिंग हुआ करता था। मॉडर्निज्म ने यह कहा कि हम निर्णय लेंगे तथ्य से, तर्क से और जांच परख करके। फिर इसमें तो कोई बुराई है नहीं। ऐसे समझो कि आस्था पर आधारित निर्णय पहले होता था और फिर तर्क आधारित निर्णय, रीजन आधारित निर्णय बाद में होने लगा। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई अब मैं तथ्य
की समरूपता यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रुथ को ठीक नहीं मान। ये तीन मूल बातें हैं। सत्य सत्य जटिल होता है, देश काल सापेक्ष होता है, और संपूर्ण नहीं होता है। संपूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं होता। तो आपको ये बात समझ में आ जाए कि पहले के काल में, मध्यकाल तक आप देखोगे कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है का डिसीजन आप कैसे करते थे। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है का डिसीजन आप करते थे कुछ इस तरीके से कि आपको यहाँ पर धर्म की किताब के आधार पर सही गलत निर्णय करना होता था। चर्च के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर सही गलत का निर्णय करना होता था, या संतों की जो बात होती थी उसके आधार पर सही गलत का निर्णय होता था। आपकी रीत के आधार पर, आपके रिवाज के आधार पर सही गलत का निर्णय होता था। जैसे उदाहरण लेकर देखो कि हमारे गांव में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। हमारे गांव में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। अब क्यों नहीं मनाया जाता है भाई? तो इज देयर एनी लॉजिक? नहीं। लोग कहता है हमको नहीं धारता है। पोस्ट मॉडर्निज्म बता रहा हूं प्रतिभा, कि हम लोग बोलते हैं हमको नहीं धारता है, मतलब धारणा का मतलब होता है कि हमारे लिए ये शुभ नहीं है। वो रक्षाबंधन शुभ नहीं है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो ये आपकी मान्यता है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है। और बाकी क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि कोई ऐसा हो जाए कि गांव में नहीं मनाया जाता था और किसी ने मना लिया और पता चलता है कि उसके बाद उस लड़के की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में यह विश्वास और ज्यादा पक्का हो जाता है कि देखा उसने मनाया था तो मर गया ना वो। तो इस तरीके की बातें, जैसे अभी भी आप देखोगे कि मैं यहाँ हूँ, मेरी बहन यहाँ राखी हमको बांध देती है, चाचा की बेटी वगैरह, अपनी बहन वही चाचा की बेटी ही है, लेकिन या और भी जो बहनें हैं, लेकिन गांव में राखी के दिन नहीं बंधवाया जाता है हमारे। दूसरे आप देखे हो कि जैसे हमारे गांव में तुलसी का पौधा नहीं लगाते हैं लोग। तुलसी का पौधा तो कितना ज्यादा हर्बल है और भारतीय संस्कृति में पवित्र भी माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में जो तुलसी है वो वृंदा का प्रतीक है,
और जो पौधा के नीचे की मिट्टी हो भगवान विष्णु का प्रतीक है। लेकिन हमारे यहाँ तुलसी का पौधा नहीं लगाया जाता है। अब ये क्या है? ये मान्यता है, आस्था है, रीति रिवाज है। तो अब यदि ये चीज कोई कर देगा, तुलसी का पौधा लगा देगा, तो गलत हो जाएगा। लेकिन जो लॉजिकल आदमी होगा वो कहेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, रक्षाबंधन एक सामाजिक त्योहार है, तब ये भाई बहन के बीच के प्रेम को बल देने वाला त्योहार है। तो कोई हो सकता है कि रेडिकल फेमिनिस्ट आ जाए, कहेगा इसमें बहनों को भाई की रक्षा की जरूरत ही क्या है? Who is this brother to give protection, security to sister? तो लगता है जिसमें कि बहन कमजोर है कि, और वो भाई से अपनी सुरक्षा का वचन मांग रही है, भाई से यह वचन मांग रही है कि हम पर जब संकट आएगा तो हमको बचाना। तो भाई इसमें दिख रहा है बली और बहन दिख रही है दुर्बल। तो कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन लेकर आ जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि बहन कह रही है कि हम तुम्हारी सुरक्षा की कामना करते हैं। तो अलग अलग व्याख्याएं हो जाती हैं। तो मतलब देखो, मेरे मानने न मानने का मामला नहीं है ये, मैं आपको हिस्ट्री समझा रहा हूं, मैं आपको डिसीजन मेकिंग समझा रहा हूं। मेटाबॉलिज्म ऐसे ही चलता था। अतः फर्स्ट टाइम सुनने को मिली ये बात, आज भी ऐसा है या कुछ बदल भी रहा है? नहीं नहीं नहीं, अभी भी है। मतलब अब देखो कि हमारे यहाँ क्या हुआ कि मेरे गांव में, मेरे घर में तुलसी का पौधा जब मैदान में उग आया, तो फिर हुआ क्या कि सो तुलसी का पौधा उग आया। हमने अपने घर में बोला कि वैसे भी पारंपरिक घरों में बहुत अच्छा लगता था, मुझे, मेरे लिए फैसिनेटिंग था कि एक देखते होंगे कि एक पूजा का पीठ बना दिया जाता है जिसमें तुलसी का पौधा लगाया जाता है और फिर लोग उसमें धूप दीप अगरबत्ती पानी सब देते हैं। मुझे वो बचपन से ही मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट मुझे आकर्षित करता था। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम ऐसा कर लें। तो मेरे घर में मेरी माँ ने कहा कि नहीं, अपने गांव में नहीं होता है। तो अपने गांव में नहीं होता है, ये क्या मतलब हुआ? तो नहीं होता है तो नहीं होता है, अब इसका कोई मतलब थोड़े है कि तुम जो इतिहास में किताब में पढ़ते हो तब उससे थोड़ी ना जीवन चलेगा। ये घर है हमारा, घर हमारा गांव में है, गांव में नहीं होता है तो नहीं होता तो नहीं होगा। तो अब मैं अपनी माँ के खिलाफ क्रांति करूं, ये मैं इतिहास से थोड़े ना सीखा हूं। नहीं होता नहीं होता। अब इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है जी, ऐसा थोड़ा कि सती हो रहा है, कोई सती कर रही होती किसी को तो हम रोकते, विरोध करते। लेकिन यदि किसी को नुकसान, कोई बाल विवाह कर रहे होते तो हम विरोध करते। लेकिन अब एक पौधा है, वो कह रही है नहीं लगता है हमारे यहाँ इस तरीके से। हमने कहा तो फिर ये पौधा जो आपकी मिट्टी पे उग गया उसका क्या? बोला इससे भी नहीं उखाड़ेंगे हम, ये रहेगा पौधा हमारे यहाँ। ये पौधा रहेगा, लेकिन हम इस पौधे को उस रूप में नहीं लगाएंगे कि जैसे हमने लगाया, अपने उग के आ गया है। तो ये धरती की कृपा है, ये धरती की कृपा है और देवी की कृपा है, हमारे यहाँ आई है। हम इनका साज श्रृंगार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे गांव में नहीं होता है, लेकिन हम इसे उखाड़ेंगे नहीं। ये सब कहानियां हैं। तो अब उसके बाद फिर मॉडर्न एज आया, तो इसमें कहा गया कि रीजन विल डिसाइड कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसी को मॉडर्निज्म कहते हैं, मॉडर्निज्म कहते हैं। यहां बुक में क्या लिखा हुआ है और वो बुक आपकी दृष्टि में कितना होली है, इट इज नॉट मटेरियल। बुक के बजाय
उसे तर्क की कसौटी पर खड़ा होना पड़ेगा। तो तर्क से तय करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है। ये मॉडर्निज्म हो गया। मॉडर्निज्म का ये कहना है कि तर्क ने सिद्ध कर दिया कि यदि ये सही है तो यह मेरे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए सही है, ये समाज के लिए सही है, यह देश के लिए सही है, यह विश्व के लिए सही है, यह आज के लिए सही है, यह कल के लिए सही है। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रूथ। यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रूथ यानी कि इसका यह कहना है कि सत्य जब तर्कों की कसौटी पर जांच कर तय किया जाएगा तो तय किया जाएगा कि यह सत्य संपूर्ण रूप से सत्य है। तर्कों की कसौटी पर जांचा हुआ सत्य संपूर्णतः सत्य होता है या संपूर्णतः असत्य होता है, या तो एब्सोल्युटली राइट या एब्सोल्युटली रॉन्ग ये होता है। अब मान लीजिए कि वो जो एब्सोल्युटली राइट होगा तो उसके अंतर्गत ये बात कह दी जाएगी कि ये सिर्फ मेरे लिए सत्य नहीं है, ये सत्य है तो तुम्हारे लिए भी सत्य होगा, और ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए होगा। ये आज के लिए भी होगा, वो कल के लिए भी होगा, क्योंकि इनका ये कहना है कि तर्क के आधार पर हमने एब्सोल्यूट ट्रूथ की खोज कर लिया, और इस एब्सोल्यूट ट्रूथ की खोज के तहत क्या हुआ कि कोई तथ्य, कोई तर्क के आधार पर यह कहता था कि कैपिटलिज्म सही है, तो कोई कहता था कि सोशलिज्म सही है, तो कोई कहता है कि नेशनलिज्म सही है। और इसका नतीजा ये निकल कर आया कि आगे चलकर हम देखते हैं कि इन सबों ने अपने अपने हिस्से का विनाश किया। सबों ने अपने अपने हिस्से का विनाश किया। सबसे बड़ा विनाश हुआ 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध विश्व इतिहास का सबसे खूनी पीरियड है। हालांकि हमारे लिए वह उतना ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में उस दौरान राष्ट्रीय आंदोलन चला है, हमारे देश में उस समय समाज के अंदर सुधार के लिए प्रयास किया गया है, गांधी का सत्याग्रह आया है, और हमने जो जीवन पद्धति विकसित किया है वह दुनिया के लिए एक मॉडल बनता जा रहा है आजकल धीरे धीरे। हालांकि हमारे देश में भी विभाजन के समय में लाखों लाख लोग मरे और विस्थापित हुए, तो हमने भी इसका एक मूल्य चुकाया। फिर हम ये देख रहे हैं कि विश्व के लिए ज्यादा खतरनाक इस तरीके से है क्या कि वर्ल्ड वॉर्स हुए, उसके बाद आप देखोगे कि इसी दौरान रेशियल ऑपरेशन हुआ। जैसे जर्मनी में हिटलर के शासन के दौरान में लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। या फिर आप देखोगे कि जो
यूएसएसआर है, वहां भी लाखों लाख लोगों को कम्युनिस्ट सरकार ने अपनी नृशंसता का शिकार बना दिया। आप देखते हो कि उसके बाद सेकेंड हाफ की जब शुरुआत होती है तो वहां भी कोल्ड वॉर चल रहा था, और चाइना में कम्युनिस्टों की सरकार के दौरान कम से कम 2 करोड़ लोग अकाल का शिकार होकर मर गए। तो यहां भी तो माओ से तुंग यही कह रहा था ना कि वो संपूर्ण सत्य खोज लिया है और उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर चीन का कल्याण होगा, चीन के लोगों का कल्याण होगा, और उसके रास्ते से जो अलग रास्ता है, जो उससे असहमत लोग हैं, वो गलत हैं। तो इस तरीके से एक ये कहानी आ गई। फिर हम क्या देख रहे हैं कि इस एब्सोल्यूट ट्रुथ की कहानी में एक मूल मुद्दा ये निकल कर आया अपने सामने। एब्सोल्यूट ट्रुथ के तहत एक मूल मुद्दा ये निकल कर आया अपने सामने में कि जब आप ये दावा करते हो कि आपने संपूर्ण सत्य की खोज कर लिया है, तो आप अपने सत्य को दूसरे के ऊपर थोपना शुरू कर देते हो, और ऊपर से इस दावे के साथ कि आप उनकी भलाई में सोच रहे हो, आप पूरे समाज और देश और दुनिया की भलाई में सोच रहे हो, आप ये समझते रहते हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, और जबकि अच्छा काम करने के नाम पर आप दूसरे के ऊपर अपनी मनमर्जी थोप रहे होते हो। इसी पृष्ठभूमि में 1960-70 के दौरान एक तीसरा थॉट शुरू हुआ, जो ये कहता है कि मॉडर्निज्म का यह दावा कि उसने पूर्ण सत्य की खोज कर लिया है, यह झूठ है। संपूर्ण सत्य की खोज कोई कर ही नहीं सकता। आपके तमाम कठोर से कठोर रास्तों से गुजर जाने के पीछे का जो मूल आधार था वो यह यकीन कि आपने संपूर्ण सत्य की खोज किया है, और आप उस रास्ते पर दुनिया को ले चलने की कोशिश कर रहे हैं जिस रास्ते पर पूरी दुनिया की भलाई हो। लेकिन आपके इस संपूर्ण सत्य की खोज के दावे को ही यदि किसी ने खारिज कर दिया तो आपकी कट्टरता की जमीन अपने आप खत्म हो जाती है। पोस्ट मॉडर्निज्म ने मॉडर्निज्म को इसी जगह पर खारिज किया। मतलब मॉडर्निज्म इस बात को लेकर आत्ममुग्ध है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि उसने संपूर्ण सत्य की खोज कर लिया, जबकि संपूर्ण सत्य बहुत जटिल होता है, बहुत जटिल होता है। संपूर्ण सत्य का ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता है। वह व्यक्ति सापेक्ष हो सकता है, वह देश सापेक्ष हो सकता है, वो काल सापेक्ष हो सकता है। अब यहां पर कहानी ये निकल कर आ रही है कि एक तो एक व्यक्ति को जो सत्य लग रहा है वह दूसरे व्यक्ति के सत्य लगने के भाव से अलग हो सकता है। जो एक देश के अंदर ज्यादातर लोगों को सत्य लग रहा है वही बात दूसरे देश के लोगों को असत्य लगेगा। जो एक काल में लोगों को सत्य लग रहा है वही दूसरे काल में लोगों को असत्य लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण सत्य एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और यदि एग्जिस्ट करता है तो मानव उस सत्य की खोज कर ही नहीं सकता। संपूर्ण सत्य की खोज मानव नहीं कर सकता। जैसे आप देखोगे कि इनकी सोच, मॉडर्निज्म की सोच के पहले का जो विज्ञान था वो था न्यूटन का। न्यूटन ने अपने विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण सत्य की खोज का दावा किया, तो उसको फॉलो करने वाले जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने भी
समाजशास्त्र के अंतर्गत भी संपूर्ण सत्य की खोज का दावा कर दिया। और इधर जो वैज्ञानिक आया वो है आइंस्टीन। आइंस्टीन आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, और उसके थ्योरी से प्रभावित समाजशास्त्रीय अध्ययन जब आया तो उन्होंने ये कहा कि द ट्रूथ इटसेल्फ इज रिलेटिव। जिसके पोजीशन से उसे देखा जा रहा है उसके पोजीशन को जाने बगैर ट्रूथ के बारे में कोई क्लेम यदि हम करेंगे तो हम निश्चित रूप से ट्रूथ से दूर एक भ्रामक ट्रुथ की बात कर रहे होंगे, और उस भ्रामक ट्रुथ को हम किसी पर इंपोज कर रहे होंगे। यहां से जब ये मान्यता आ गई कि सत्य जटिल होता है, सत्य संपूर्ण नहीं जाना जा, सत्य को संपूर्णतया नहीं जाना जा सकता है, वह व्यक्ति सापेक्ष, देश सापेक्ष, काल सापेक्ष होता है, तो इसके बाद ट्रुथ खोज लेने की जो आत्ममुग्धता थी वो खत्म होने लगी। आत्ममुग्धता खत्म होने लगी। और वो आत्ममुग्धता जब खत्म होने लगी तो मान लो कि तुम यदि कम्युनिस्ट हो, तो तुम्हें लग रहा था कि कम्युनिस्ट विचारधारा के रास्ते पूरी दुनिया की भलाई हो सकती है। तुमने एक बेहतर मॉडल डेवलप कर लिया, या तुम्हारे पीछे कार्ल मार्क्स ने एक बेहतर मॉडल डेवलप कर लिया। उस मॉडल को दुनिया में लागू करना है, तो लागू करने के लिए जो अनुकूल हैं वो संपूर्णतया अच्छे हैं, जो प्रतिकूल हैं वो संपूर्णतया गलत हैं। एक बिल्कुल क्लियर कट कसौटी आपने दिमाग में बिठा लिया कि हमें मार्क्सिस्ट लाइन ऑफ थॉट पे चलते हुए समाज को बदल देना है, पूरी दुनिया के समाज को बदल देना है, और ये पूरी दुनिया के लिए, उनके समाजों और उनके समाजों में रहने वाले लोगों के लिए बढ़िया है। अब इसके रास्ते में जो भी आएगा अब उसको रास्ते से हटा देंगे, और ये सोच के हटा देंगे कि दिस इज द राइट थिंग। तो ये चीज मध्यकाल से कहां डिफरेंट है। मध्यकाल में तो यही होता था ना कि धर्म की किताब में कोई बात कह दी गई है तो धर्म की किताब में कही गई बात संपूर्ण रूप से सही है, और धर्म की किताब से जो आदमी असहमत है वह आदमी पापी है। मुसलमान उसे काफिर कहेंगे, हिंदू उसे पापी बोलेंगे, मुसलमान ईसाई उसे हेरेटिक बोल देंगे, और उनके खिलाफ कदम उठाए जाने को जायज माना जाएगा। तो आप देखो कि वहां भी हिंसा हुई इसी आधार पर कि जो हिंसा वो कर रहे हैं वो सत्य की रक्षा के लिए। सत्य आपने प्राप्त किया था धर्म से, और धर्म का मतलब यहां पर रिलीजन है। हिंदुस्तान में धर्म शब्द का दायरा बहुत व्यापक जाता है, हम अभी उसे सीमित अर्थ में यूज कर रहे हैं कि जहां रिलीजन है। आपने ये कहा कि रिलीजन की किताब से और रिलीजन को चलाने वाले अन्य संत और जो चर्च और अन्य पुरोहित वर्ग के लोग हैं उन सब के माध्यम से जो सत्य हमारे समक्ष आया है उस सत्य के विरोध में जाने वाले को हटा दिया गया यदि रास्ते से, तो वह हिंसा नहीं है। इसे कहते हैं कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिक तरीके से की जाने वाली हिंसा हिंसा नहीं होती। आपने सुना होगा कि रावण की हत्या हुई या कि वध हुआ। आप देखेंगे कि महिषासुर
कि हत्या हुई या कि वध हुआ? आप कंस का क्या हुआ, हत्या हुई कि वध हुआ? तो आपको हर जगह एक वध सुनाई देगा, वध। इसे जस्टिफाइड किलिंग कहा जाता है, जस्टिफाइड किलिंग कहा जाता है। आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आपने जो किया है वह सत्य के रास्ते पर चलते हुए किया है, आपने धर्म की स्थापना के लिए किया है, आपने मानव समाज जगत के कल्याण के लिए किया है, तो ये फिर जायज है। सवाल ये उठता है कि आपके धर्म का स्रोत क्या है? धर्म जो कि आपके सत्य का स्रोत है, सत्य का स्रोत धर्म है। धर्म का स्रोत क्या है? तो रिविलेशन हुआ है वहां, भगवान ने पैगंबर को अपना ज्ञान दिया, या भगवान का ज्ञान आसमान में पहले से ही मौजूद था, उसे संतों ने साधना करके हासिल कर लिया, या कि ईश्वर ने अपना बेटा ईसा मसीह को संसार के सामने भेजा था ज्ञान देने के लिए, ये सत्य प्रकट हुआ है। तो सत्य की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति का उपाय और सत्य की शक्ति, और सत्य का स्वरूप, इन तीन चीजों पर ध्यान दो आप, तो आप ये देखते हो कि मध्यकाल में सत्य की प्राप्ति होती थी धर्म से, और धर्म की प्राप्ति होती थी ईश्वर के द्वारा ज्ञान के प्रकटीकरण से। आधुनिक काल में ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बदल गया है, आधुनिक काल में ज्ञान की प्राप्ति होती है रीजन से, आधुनिक काल में रीजन से। तो आपको यह दिखाई देगा कि रिविलेशन से रीजन की ओर आप मुड़ गए, रिविलेशन से रीजन की ओर मुड़ गए, माने ज्ञान के प्रकटीकरण से, प्रकटीकरण से परीक्षण की ओर आप मुड़ गए, परीक्षण की ओर आप मुड़ गए। अब दूसरा पॉइंट देखें कि जो ज्ञान रिवील्ड तरीके से आया था, प्रकट हुआ था, वो ज्ञान, या जो ज्ञान रीजन के रास्ते आया था वो ज्ञान, रिवील्ड तरीके से आया हुआ ज्ञान हो या प्रकट तरीके से आया हुआ ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान रिवील्ड तरीके से प्राप्त किया हुआ ज्ञान हो या प्रकटीकरण के माध्यम से आया हुआ ज्ञान, कोई भी ज्ञान, उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप पहले भी था कि सत्य संपूर्ण है, और अब भी है कि सत्य संपूर्ण है। यानी कि पहले वाले भी कहते थे कि हमने संपूर्ण सत्य की खोज कर लिया, और अब वाले भी कहते कि हमने संपूर्ण सत्य की खोज कर लिया। संपूर्णता का दावा, एब्सोल्यूट ट्रुथ,
एब्सोल्यूट ट्रुथ का दावा पहले भी करते थे और एब्सोल्यूट ट्रुथ का दावा अब भी करते हैं। एब्सोल्यूट ट्रुथ का दावा पहले भी करते थे और एब्सोल्यूट ट्रुथ का दावा अब भी करते हैं। पहले भी वो करते थे कि सत्य यूनिफॉर्म है, अब भी करते हैं कि सत्य यूनिफॉर्म है, समरूप है। मेरा सत्य सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी होगा, तुम्हारे लिए भी वही सत्य है, समाज के लिए भी वही सत्य है, देश के लिए वही सत्य है, विश्व के लिए वही सत्य है। पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। तो हमने कहा कि सत्य का स्वरूप पहले ही जैसा रहा, सत्य की शक्ति भी पहले ही जैसी रही। सिर्फ और सिर्फ एक जगह परिवर्तन हुआ कि सत्य की प्राप्ति का तरीका बदला था। पहले प्रकट हुआ था सत्य, अब परीक्षण के माध्यम से सत्य आया है। लेकिन पोस्टमॉडर्निज्म यह कह रहा है कि प्रकटीकरण तो गलत है ही। पोस्टमॉडर्निज्म कह रहा है प्रकटीकरण तो गलत है ही। प्रकटीकरण और परीक्षण में कौन सा रास्ता सही है? तो परीक्षण का रास्ता सही है। वो ये कह रहा है कि प्रकटीकरण और परीक्षण में कौन सा रास्ता सही है? तो परीक्षण का ही रास्ता सही है। लेकिन परीक्षण करने वालों, तुम ये जो समझ रहे हो कि तुमने संपूर्ण सत्य की खोज कर लिया, यहीं पर तुम गलती कर बैठे। तुमने संपूर्ण सत्य की खोज नहीं किया है। सत्य बहुत ज्यादा जटिल है, संपूर्ण सत्य का ज्ञान संभव ही नहीं। और जब तुमने संपूर्ण सत्य की खोज किया ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर समरूप सत्य की बात करना, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रुथ की बात करना, कि जो मेरा सत्य है वही तुम्हारे लिए भी सत्य है, वही समाज के लिए, वही देश, वही दुनिया के लिए सत्य है, ये बात बेमानी है। तो तुम यूनिफॉर्मिटी की बात करते हुए गलत हो। पहले तो कहा कि तुम एब्सोल्यूटिज्म की बात करते हुए गलत हो। दूसरी बात की, जब एब्सोल्यूट ट्रुथ है ही नहीं तो यूनिफॉर्म ट्रुथ नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी की बात करते हुए गलत हो। और जब तुम एब्सोल्यूटिज्म को भी खारिज कर रहे हो, यूनिफॉर्मिटी को भी खारिज कर रहे हो, तो सत्य क्या होगा? तब सत्य सापेक्ष हो जाएगा। एक व्यक्ति का सत्य कुछ है, दूसरे का कुछ होगा। एक देश का कुछ है, दूसरे देश का कुछ होगा। एक काल का कुछ है, तीसरे काल का कुछ होगा। और इस तरीके से देखो तो क्या कहानी आएगी? इस तरीके से देखो तो कहानी ये आएगी कि जो कट्टरता और कठोरता, कट्टरता और कठोरता का अंत होने लगा, होने लगा। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में हम आज की तिथि में सबको पोस्टमॉडर्निज्म के रास्ते पर ही चलते हुए देखते हैं। अभी बहुत लोग हैं जो मॉडर्निज्म के रास्ते पर चलते हैं। बहुत लोग तो अभी हैं जो कि आस्था के रास्ते पर ही चलते हैं। दुनिया में लोग अभी भी तीनों तरह के हैं। कुछ लोग अब भी आस्था के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे गांव में आज भी तुलसी का पौधा नहीं लगाया जाता है। हमारे गांव में आज भी रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। इस बार मैं छठ पूजा में गांव गया हुआ था, तो हमारे गांव में एक पंडित हमको मिले, दिल्ली में ही रहते हैं। 9 में से 10 झूठ बोल रहे थे। बहुत बढ़िया भव्य धोती कुर्ता पहने हुए, बहुत बढ़िया भव्य धोती कुर्ता एकदम पहने हुए, टीका उका लगाए हुए। तो उसमें
उनकी अपनी रौनक जमी हुई थी, और उनकी रौनक जब जमी हुई थी तो उसी क्रम में उनकी मुलाकात हमसे हो गई। हमसे हुई तो उन्होंने हमारे ऊपर अपना जो रौब है वो दिखाने का प्रयास किया, और वह रौब दिखाना बहुत उनको सहज लग रहा था, क्योंकि छठ पूजा का समय है, भक्ति की भावना माहौल में परिपूर्ण है, और मैं उस भक्ति की भावना का एक हिस्सा बनकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने गया था। मेरे घर की जो मेरी चाची हैं वो लोग व्रती थी और मेरी उनमें आस्था है, तो मैं उनके लिए एक उपयुक्त केस था। हमारे ऊपर उन्होंने अपना पूरा जोर आजमाइश कर लिया, और उस जोर आजमाइश के अंतर्गत ये बात उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक जाति का नाम लिया, उस जाति का आदमी आया, बोला कि हमारे लिए पूजा करा दीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे। हमने जब यह जानकारी हासिल किया कि वह कौन सी जाति का है और उसने जाति बताया, तो हम उठ गए पूजा पर से, बोले नहीं कराएंगे हम आपकी पूजा। क्यों? मैंने कहा काय उठ गए, तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो नहीं, मतलब हमारे लिए ठीक नहीं है ये, बेसिकली हमारे लिए बहुत अनर्थकारी हो जाएगा, हमको बीमारी हो जाएगी, हमारी हड्डी तक वो दोष पहुंच जाएगा। मतलब बहुत कन्विंसिंग तरीके से बता रहे थे, बहुत मतलब उनका ये विश्वास था कि वो सही किए। तो उनका ये विश्वास कि वो सही किए हैं कि एक जाति विशेष के आदमी की पूजा के वेदी से उठ जाना, ये कहते हुए कि तुम इस जाति के हो तो हम तुम्हारी पूजा नहीं कराएंगे, ये सही निर्णय है, ऐसा उनका कहना। और इसके पीछे का कारण क्या है, तो उन्होंने हमको 2-3 उदाहरण भी दिया, अपना कुछ गरुड़ पुराण वगैरह भी पढ़ के हमको सुनाए। अब मेरे पास में इतना समय नहीं था, और मैं प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में बिना बहुत प्रयोजन के विमर्श और बहस में शामिल भी नहीं होता। और वैसे गांव तो गांव होता है, गांव में तो हर किसी की जड़ें जुड़ी होती हैं तो खुदी भी होती हैं, तो गांव में कौन कितना कूद सकता है। इसी बीच में मेरा एक भतीजा आया, वो बोला अरे चाचा आप इनसे कहाँ उलझ गए, भारी धुरंधर किस्म के धुरफंदी आदमी, ये धुरंधर किस्म के धुरफंदी आदमी। बोले कि तुम कैसे जानते हो? बोला अभी न धोती कुर्ता पहन लिए हैं, क्रिकेट तो हमारे साथ खेलते थे। बोला अभी न धोती कुर्ता पहन लिए हैं, टीका लगा लिए हैं, तो अपने आप को बड़ा पंडित कर रहे हैं, क्रिकेट तो हमारे साथ खेलते थे। क्रिकेट जब खेलते थे तो उस दौरान तो दुनिया भर के तमाम जो मौलिक कर्मकांड है वो सब किया करते थे, दुनिया भर के तमाम मौलिक कर्मकांड किया करते थे। तो एक समाज अभी भी वही है जो मध्यकाल में जी रहा है, वो मध्यकाल है। और दूसरा है कि जो तर्क पर आधारित है, आप देखोगे कि तर्क पर आधारित बहुत सारे लोग मिल जाएंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग क्या कहते हैं, जो इंटेलिजेंसिया के ग्रुप्स हैं, मीडिया वगैरह में मिल जाएंगे आपको ऐसे लोग, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर विद्यार्थी सब मिल जाएंगे ऐसे लोग, कम्युनिस्ट पार्टी में लोग मिल जाएंगे ऐसे लोग, कांग्रेस पार्टी में मिल जाएंगे ऐसे लोग, समाजवादी पार्टी आदि में भी मिल जाएंगे। ये सब ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो कि मॉडर्निज्म की शैली में बात करते हुए नजर आएंगे, और वो अपनी बात को
संपूर्ण सत्य बताते हुए नजर आएंगे और उस सत्य को सब पर थोपने की अनुशंसा करते हुए नजर आएंगे। जा पोल खुल गया। तो तर्क पर आधारित नजर आएंगे। और फिर देखोगे कि एक तीसरी धारा है जो पोस्ट मॉडर्निस्ट भी है। पोस्ट मॉडर्निस्ट भी है। अब देखिएगा कि आस्था वाले आज भी आस्था ही की जमीन पे खड़े हैं। ये मॉडर्निस्ट के ही बीच से एक हिस्सा पोस्ट मॉडर्निस्ट ने हासिल कर लिया। पहले समाज में दो तरह के लोग थे, आस्था वाले और रीजन वाले। आस्था वाले और रीजन वाले। अब समाज के अंतर्गत क्या स्थिति हो गई कि अब समाज के अंतर्गत स्थिति ये हो गई कि आस्था वाले तो अपनी जगह पर रहे, धीरे 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 आस्था की जमीन हड़पने लगे ये रीजन वाले, और धीरे धीरे इनका जनाधार बढ़ता गया। बाद में इन्हीं की दो धारा हो जाती है। एक जो आज भी रीजन के आधार पर समरूप सत्य की खोज करने और समरूप सत्य के आधार पर दुनिया को बदल देने की, क्रांति करने की बात करते नजर आते हैं। और दूसरे वो जो कह रहे हैं कि भाई इतना क्रांतिवीर न बनो, इतना क्रांतिवीर न बनो, क्योंकि तुम जिस सत्य को संपूर्ण सत्य के रूप में एक्सप्लेन कर रहे हो वह सत्य संपूर्ण नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम अपने भ्रम की दुनिया में खोए हुए हो और ज्ञान की घोषणा कर रहे हो। तुम भ्रमित हो और ज्ञानी होने का दावा ठोक रहे हो। तो सबसे पहले तो ये बात है कि तुम खुद अज्ञानी हो और अपने अज्ञान के धुंध में तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम किस प्रकार से लोगों के ऊपर बलपूर्वक कहर ढाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे रीजन के आधार पर जो कट्टरपंथी उपाय अपना रहे थे लोग, उनके अंदर कमी आई, उनकी आंच कमजोर पड़ गई। और ये एक फैक्टर है कि क्यों 1970-80 तक आते आते आइडियलिज्म कमजोर पड़ा। और जब ये आइडियलिज्म कमजोर पड़ा तो ये अपने आप में एक कारण है कि चाहे कैपिटलिस्ट लोग हों, उनके समर्थक भी उनके साथ अब उतनी मजबूती से नहीं खड़े रहे, चाहे कम्युनिस्ट हों, उनके समर्थक भी अब उतनी मजबूती के साथ उनके साथ नहीं खड़े रहे। अब आपने पूछा कि नाम कौन है, देरिदा इसके सबसे पहले विचारक हैं। दरिदा, दरिदा, देरिदा। और फूको, फूको, दरिदा और फूको, फूको या माने दरिदा और फूको इसके प्रोमिनेंट विचारक थे। मेरे ख्याल से आपके सामने में मैं ये बात स्पष्ट कर चुका हूं। और इसके बाद अब पोस्टमॉडर्निज्म को लेकर कोई क्वेश्चन आपके मन में यदि है तो आपका स्वागत है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई थिंक दिस इज इनफ। हो गया? तो अब इसे मिटाता हूं। कोई सवाल है आपके पास? इफ नो क्वेश्चन देन लेट मी मूव टू द मेन टॉपिक, दैट इज नाटो। नाटो, लेकिन छोटो नहीं।
लेकिन सर जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है तब इसमें कुछ चेंज भी आया क्या? यूएसएसआर का विघटन, अरे ये विचार इतना नया है कि अभी इसका यूएसएसआर के विघटन मार्ग से कोई नाता थोड़ी ना है, ये अभी भी जारी रहेगा। अभी तो बहुत तरह के पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। सर यही विचार बुद्ध का भी था। नहीं, बुद्ध के बजाय महावीर का सत्य का जो सिद्धांत है उससे इसकी समानता बनती है, जो अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद जिसके समाधान के लिए उन्होंने स्यादवाद बताया था, उसमें आपको ये बात नजर आएगी। अब चलते हैं नाटो की ओर। नाटो के बारे में पहला पॉइंट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब आया? 1949 ईस्वी में अस्तित्व में आया। एक विचारक ने उसके बाद एंड ऑफ हिस्ट्री लिखा, जिसमें एंड ऑफ आइडियलिज्म की बात की जा रही है। वो एंड ऑफ हिस्ट्री अलग है भाई, वो फुकुयामा नाम के विद्वान ने लिखा है। यहाँ फूको है और वो फुकुयामा है, दोनों में अंतर है। फुकुयामा अमेरिकन विदेशी मामलों के बहुत बड़े विद्वान आदमी थे और उन्होंने एक किताब लिखा था एंड ऑफ हिस्ट्री नाम से, जिसमें कि उन्होंने ये दावा किया था कि अब आइडियलिज्म का अंत नहीं हो रहा है। आपने जो लिखा ना जिसमें एंड ऑफ आइडियलिज्म की बात की है, नहीं ऐसा नहीं है। एंड ऑफ आइडियलिज्म की बात नहीं की गई, उसमें कहा गया है कि आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट का अंत हो रहा है। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट का अंत हो रहा है का मतलब हुआ कि उस समय दो आइडियोलॉजी में कन्फ्लिक्ट चलता था, कैपिटलिज्म में और कम्युनिज्म में। अब वो ये कह रहे हैं कि कम्युनिज्म की हार हो गई। ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म का अंत हो गया, सोवियत संघ का भी विघटन हो गया, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की हार हो गई और जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है जिसको यूएसए लीड करता था वो जीत गए। और वो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे अब जो यूएसए वाला कैपिटलिज्म है, जो इसके आधार पर डेवलप होने वाला आइडियोलॉजी लिबरलिज्म है, इससे बनने वाला पॉलिटिकल सिस्टम जो डेमोक्रेसी है, वो सरवाइव करेगा और वही आगे चलकर और मजबूत होगा। वो दिन ब दिन उत्तरोत्तर और सशक्त होता चला जाएगा। और तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी से बढ़िया कुछ नहीं आएगा क्या? लोगों ने उनसे पूछा कि डेमोक्रेसी से बढ़िया और कुछ नहीं आएगा क्या? तो उन्होंने कहा डेमोक्रेसी से बढ़िया होता है बढ़िया डेमोक्रेसी, आज के डेमोक्रेसी से ज्यादा बढ़िया डेमोक्रेसी। द ओनली ऑल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी इज अ बेटर डेमोक्रेसी। उन्होंने ये कहा। इसी को एंड ऑफ हिस्ट्री कहा जा रहा है। एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट का अंत, और एक आइडियोलॉजी ही आगे चलकर अब मानव का मार्गदर्शन करता रहे, ये बात है। शॉर्ट में पोस्ट मॉडर्निज्म बता तो दिया भाई। मोटे तौर पर यदि हम 3-4 लाइन में कहें तो पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब है कि जो कहता है कि मॉडर्निस्ट लोगों का यह विचार कि उसने संपूर्ण सत्य खोज लिया गलत है, इसलिए वह यदि अपने खोजे हुए सत्य को पूरी दुनिया पर लागू करना चाहता है तो ये गलत है।
और इसलिए वह यदि अपने सत्य को लागू करने के लिए हिंसा अपनाता है या और कठोर तरीके अपनाता है तो ये सब गलत है। सत्य संपूर्ण नहीं होता है तो समरूप नहीं होगा, यह व्यक्ति सापेक्ष, देश सापेक्ष, काल सापेक्ष होगा। इसके कारण दुनिया भर में कट्टरता और कठोरता में थोड़ी कमी आई और इस वजह से वास्तविक जो मतभेदों के बीच का सह अस्तित्व का विचार है वो मजबूत है। अब चलकर इधर नाटो पर ध्यान केंद्रित करिए कि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब आया? 1949 में। कहाँ आया? ब्रुसेल्स, मतलब पहले पेरिस में आया। पेरिस में, पेरिस से अब वो ब्रुसेल्स में केंद्रित है। कौन लाया? तो पहले 12 कंट्रीज थे, 12 देश। 1949 में जब इसका गठन हुआ था उसमें कुल 12 देश थे। 12 देश में कौन थे? तो 2 + 10, ये दो जो थे वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज थे। नाटो का मतलब क्या है? नॉर्थ, नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक के उत्तर वाले, माने अटलांटिक तो अफ्रीका में भी है तो वहां नहीं, अटलांटिक तो दक्षिण अमेरिका में भी है तो वहां के सदस्य, वहां के देशों के सदस्य नहीं थे। नॉर्थ अटलांटिक जिसमें नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के देश शामिल थे। तो और यूरोप में भी उस समय वेस्टर्न यूरोप के देश शामिल थे। तो दो देश जो अमेरिका वाले हैं वो कौन है? तो यूएसए एंड कनाडा। कनाडा और 10 देश जो यूरोप से शामिल थे। अब उन 10 देशों का नाम जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, आप मोटे तौर पर जानिए कि इसमें ये ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली, और भी कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो सब जानना जरूरी नहीं है। बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, ये सब, नीदरलैंड है, तो उन सबको अभी रहने दीजिए। फिर आप देखते हो कि इनका गठन क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ के प्रश्न पर चलकर देखो तो आपको ये बात समझ में आएगी। गठन क्यों हुआ के प्रश्न पर चलकर देखो तो आपको ये बात समझ में आए कि ऑफिशियल स्टैंड क्या है इनका? उन्हें नाटो का गठन करने वाले दुनिया के सामने अपना क्या ऑफिशियल स्टैंड रखते हैं, क्यों उन्होंने नाटो का गठन किया? तो कहते हैं कि ऑफिशियल स्टैंड ये है कि भाई हमने नाटो इसलिए बनाया, हमने नाटो इसलिए बनाया क्योंकि हम सदस्य देशों सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा चाहते हैं। सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा चाहते हैं, ये उनका पर्पस है। इसका मतलब क्या होता है कि एक देश पर हमला
एक देश माने जो नाटो के सदस्य देश हैं, एक देश पर हमला संपूर्ण नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। संपूर्ण नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। अटैक ऑन वन कंट्री इज कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल द नाटो मेंबर्स। तो इसका प्रतिरोध कैसे होगा? इसका प्रतिरोध कुछ इस तरीके से होगा कि सभी की संयुक्त सेना जो नाटो की सेना है, तो सभी देशों की अपनी अपनी सेना भी है, नाटो की अलग सेना है, सभी की संयुक्त सेना यानी नाटो की सेना इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। फिर अगला मुद्दा यह है कि यह यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल 51 के अनुसार यूएनओ के चार्टर के 51 के अनुसार ऐसा करेगा। यानी कि इसके अंतर्गत देखो तो आपको यह बात नजर आने को है कि ये कह रहे हैं कि हम यूएनओ के अनुकूल है। एक नोट आप कर देना, ये नोट अपनी ओर से होता है। हालांकि यूएनओ पर अविश्वास दिखता है। हालांकि यूएनओ पर अविश्वास दिखता है, ये यूएनओ के अनुकूल है और यूएनओ पर इनका विश्वास दिखता है। यूएनओ पर विश्वास दिखता है। तो हम ये देखें कि यूएनओ पर उनका विश्वास दिखता है। फिर क्या दिखता है मामला की
हम ये कहें कि फिर नाटो के कॉन्स्टिट्यूशन में 14 आर्टिकल्स है। नाटो के कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 14 आर्टिकल्स है, और उन 14 आर्टिकल्स में से जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 आर्टिकल 5 उसी में ये बात कही गई है कि सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा करने के लिए मस्जिद वजूद में आए हैं। हर एक देश पर हमला संपूर्ण नाटो के देशों पर हमला माना जाएगा, और इसका प्रतिरोध सभी की संयुक्त सेना मिलकर करेगी। ठीक है, तो मैं अभी इस क्यों शब्द का जवाब दे रहा था। तो क्यों का अभी मैंने आपको पूरा जवाब नहीं दिया है, मैंने उसका एक हिस्सा बताया है। मैंने उसका एक हिस्सा बताया है कि जिसमें नाटो के निर्माता लोग जब पब्लिक डोमेन में इसका कारण बताते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमने नाटो इसलिए बनाया है क्योंकि हमको असुरक्षा का बोध सता रहा है। असुरक्षा का बोध सता रहे हैं, तो कौन है जिससे कि असुरक्षा का बोध उनको हो रहा था। वो कह रहे हैं कि यूएसएसआर की बढ़ती हुई शक्ति, यूएसएसआर की बढ़ती हुई शक्ति, उसका बढ़ता प्रसार, उसके अतिरिक्त और देशों में बढ़ती कम्युनिस्ट क्रांति, देशों में बढ़ती कम्युनिस्ट शक्ति, जैसे चाइना वगैरह में भी आप देखोगे कि उस समय कम्युनिज्म की स्थापना हो गई है। तो उनका ये कहना है कि ये जो मैनियक ऑफ कम्युनिज्म है, इट इज सो डेडली एंड सो टेरिफाइंग कि वी डू नॉट फाइंड ourselves enough in isolation. Unity is essential to security. तब ये इनकी बढ़ती हुई शक्ति इतनी ज्यादा भयानक है और इतनी ज्यादा डरावनी है कि हम अपने अपने स्तर पर अपनी सुरक्षा करने की कोशिश को कामयाब होते हुए नहीं देख रहे। हम इसे पर्याप्त नहीं मानते। हमें लगता है कि इसके लिए हम सबको संगठित होकर, संयुक्त होकर कोशिश करना चाहिए। विपिन रावत जी का देहांत हो गया, अभी तो न्यूज वाले कह रहे थे कि वो ठीक हैं। अभी न्यूज वाले कह रहे थे कि ठीक हैं। तो टेरी अच्छा, डेथ हो गया।
बहुत दुखद हुआ, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड हाँ, अभी मैंने देखा न्यूज में आ गया, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड हाँ, पत्नी का हुआ है, नहीं, पत्नी का भी देहांत हुआ है और उनका भी देहांत हो गया। पत्नी का देहांत तो पहले से ही कंफर्म हो चुका था। 14 लोग थे, 14 लोग में से 13 लोगों की मृत्यु की खबर पहले ही आ चुकी थी और 14 में मृत्यु की खबर अभी आई है। पता नहीं, मुझे थोड़ा सा पहले से भी आश्चर्य लग रहा था कि ये कैसे हो गया कि 13 आदमी का डेथ हो जाएगा एक 14वें आदमी। पर एक न्यूज चैनल वाला तो इतना मतलब उटपटांग बोल रहा था कि मामूली से चोट आई है। तो मैं इस बात को लेकर समझ ही नहीं सकता और समझने में मैं बिल्कुल विफल था कि इतना बड़ा हादसा है तो उनको मामूली चोट कैसे आएगी। और जब दूसरे न्यूज चैनल वाले ने कहा कि 13 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो मेरे मन में ये आशंका बहुत गहरी थी कि शायद इन्हें भी बहुत गहरी चोट आई होगी। और अब एक आशंका ये भी मन में आ रही है कि शायद इनका शुरू से ही बहुत गंभीर पोजीशन रहा होगा, लेकिन चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आदमी हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, तो इनकी मौत की खबर को ऑफिशियल तरीके से कुछ समय के लिए रोका गया होगा, चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए। ऐसा होता है, हालांकि आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गिव एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, बहुत हाई प्रोफाइल आदमी हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की मृत्यु की खबर को कुछ समय के लिए रोका भी जाता है। ऐसा इसके पहले तो दुनिया के देशों में हुआ है, भारत में भी हुआ है। बड़े बड़े पर्सनालिटीज के डेथ के तत्काल बाद ये घोषणा नहीं की जाती कि इनका डेथ हो गया। ये सरकार के काम करने का तरीका होता है और ये तरीका आप भी रहेंगे सरकार में तो आप ही तरीका अपनाएंगे। लेकिन बस इतनी बात है कि अब एक बहुत विपत्तिजनक घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना हुई है और हम सब लोग उनके लिए अब उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को उनकी आत्मा की प्रार्थना, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मैं डिजिटल हूँ तो क्या हुआ, मुझे लगता है कि आप सब लोगों को 1 मिनट के लिए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। ओम शांति। चलिए, क्या कर सकते हैं, तो मस्ट गो ऑन, यही एकमात्र रास्ता होता है जो आपको हमको सबको अपनाना चाहिए। तो मस्ट गो ऑन। चलिए, तो यूएसएसआर की बढ़ती हुई शक्ति और उसका बढ़ता हुआ प्रसार और उसके अतिरिक्त और देशों में भी कम्युनिस्ट शक्ति का प्रसार, इन सब चीजों को एक खतरनाक प्रवृत्ति के तौर पर देखा गया और कहा गया कि इससे अकेले निपट पाना हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए हम सामूहिक सुरक्षा की ओर जा रहे हैं।
और एक देश पर हमला संपूर्ण नाटो देशों पर हमला माना जाएगा, सभी लोग मिलकर मुकाबला करेंगे। फिर यह है कि यह यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल 51 के अनुसार ऐसा करेगा, यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल 51 के अनुसार ऐसा करेगा। उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि यह यूएनओ के अनुकूल है, यानी कि यूएनओ अपने चार्टर के अंदर, अपने संविधान के अंदर ही ये कह रहा है कि सुरक्षा का हक हर किसी को है। ये सिक्योरिटी पर्पस से कोई करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी इज योर राइट। हम एग्रेशन को रोक सकते हैं, हम एग्रेशन के अगेंस्ट हैं, लेकिन सिक्योरिटी के राइट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और नाटो इज अलाउड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज नाटो का ऑफिशियल क्लेम क्या है कि हम सिक्योरिटी के लिए सामूहिक हो रहे हैं, और हम में से किसी एक पर हमला होगा तो हम सब मिलकर क्या करेंगे? प्रतिरोध करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। तो इस तरीके से मूल बात यह है कि यह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के आदर्श के विरुद्ध नहीं है। लेकिन हां, दूसरा मुद्दा यह है कि मैंने कहा कि एक मामला यह दिखाई देता है कि इसमें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति विश्वास में थोड़ी कमी दिखती है, विश्वास में थोड़ी कमी दिखती है। यानी कि नाटो के सदस्य देशों को यह लगता है, या कोई भी दूसरा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन यदि बनाता है तो उसको लगता है कि यदि संकट की घड़ी आन पड़ जाएगी तो यूएनओ हमें बचा नहीं पाएगा, यदि संकट की घड़ी आ जाएगी तो यूएनओ हमें नहीं बचा पाएगा। तो कहानी ये जा रही है, यूएनओ कैन नॉट प्रोटेक्ट अस। द रियल प्रॉब्लम कम्स लाइक दिस, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं बचा पाएगा यदि वास्तव में ऐसी समस्या आ गई तो मैंने कहा कि यह यूएनओ के प्रति विश्वास की थोड़ी कमी का भी संकेतक है, यूएनओ के प्रति विश्वास की कमी का संकेतक है। सर, नाटो केवल यूएसएसआर या कम्युनिस्ट के विरुद्ध के लिए बना था क्या? देखो, जिस समय नाटो बना था उस समय जो थ्रेट परसेप्शन था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए यही था। अब बाद में नाटो वाले लोग नाटो को बनाए रखने के लिए कोई दूसरे थ्रेट परसेप्शन की बात कर सकते, जो उस समय का थ्रेट परसेप्शन था वो ये था। ये क्लियर है? तब हम कहते हैं कि किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है, देयर इज अ फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो। सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो दूसरा पहलू क्या है? सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि वेस्टर्न यूरोपियन
वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए यदि यह आशंका थी, आशंका थी भी, तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के लिए, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के लिए यह ज्यादा, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के लिए यह ज्यादा खतरनाक नहीं दिखता था। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री के लिए यह प्रकट रूप से खतरनाक नहीं दिखता था, प्रकट रूप से, यह प्रकट रूप से खतरनाक नहीं दिख रहा था। नॉर्थ अमेरिका के लिए यह प्रकट रूप से खतरनाक नहीं दिख रहा। फिर हम क्या देखते हैं कि प्रकट रूप से खतरनाक नहीं दिख रहा था। फिर कहते हैं कि अमेरिका स्वयं भी विश्व पर अपने प्रभुत्व की प्रेरणा से चल रहा था, वह अब नंबर 1 औद्योगिक वित्तीय और सैनिक एवं कूटनीतिक शक्ति हो चुका था, कूटनीतिक शक्ति हो चुका था। हाँ, इसलिए वह नंबर 1 औद्योगिक वित्तीय और सैनिक एवं कूटनीतिक शक्ति हो चुका था। इसलिए वह अमेरिका सेंट्रिक माने अमेरिका केंद्रित विश्व व्यवस्था बनाना चाहता था, विश्व व्यवस्था बनाना
चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया? व्हाट डिड ही डू फॉर दिस? इसके लिए क्या किया? तो यह कि वह वेस्टर्न यूरोप को डॉलर डिप्लोमेसी एंड नाटो के माध्यम से, डॉलर डिप्लोमेसी और नाटो के माध्यम से अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया। अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया। अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया। वेस्टर्न यूरोप को डॉलर डिप्लोमेसी एंड नाटो के माध्यम से अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया। अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया। अगला मुद्दा क्या है? इस रास्ते, बल्कि इसी में, इस रास्ते यूएसए अटलांटिक, इस रास्ते यूएसए अटलांटिक पर अपना प्रभाव जमा सकता था, यूएसए अटलांटिक पर अपना प्रभाव जमा सकता था। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है? इसके समानांतर, माने नाटो के समानांतर, वह सेंटो सिएटो और अंजुस का निर्माण भी किया था। सेंटो माने सेंट्रल नेशंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, माने जो मध्य यूरोप, सॉरी क्या कहते हैं, जिसको मध्य पूर्व कहते हैं, वहां के इलाके के देशों के साथ मिलकर उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसमें इराक वगैरह जैसे देश उसमें शामिल थे। सीएटो माने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में उसने एक ट्रीटी बनाया था। और अंजुस माने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। तो देखो, तो पूरी दुनिया को वह एक खास तरह की संधि संयोजन के अंतर्गत लाकर उसके सहयोग से विश्व के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता। फिर हम कहेंगे कि वह अपनी आणविक शक्ति, एटॉमिक शक्ति का इस्तेमाल कर चुका था, शक्ति का उपयोग कर चुका था।
चुका था। एक डरे हुए देश का बॉडी लैंग्वेज ये नहीं है, ये एक एस्पायरिंग, एक एग्रेसिव कंट्री का बॉडी लैंग्वेज है। और तब अगला पॉइंट क्या है कि मतलब ये तो बात स्पष्ट हो गई कि कारण क्या है। कारण तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। कारण के तहत एक तरफ ये बताया कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, फिर मैंने कहा सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। तब अगला मुद्दा है कि इसका विस्तार हुआ, नाटो का विस्तार। तो देखोगे कि 12 से इसकी शुरुआत हुई और आज नाटो की सदस्य संख्या 28 है। 12 सदस्य इसके थे, आज इसकी सदस्य संख्या कुल 28 हो गई है। आज के डेट में नाटो के पास में 36 लाख की सेना है। 36 लाख की सेना है। 37 लाख की रिजर्व सेना है। और ये फिगर भी थोड़ा पुराना है, मतलब 4-5 साल पहले का है, तो कुछ बढ़ भी गया होगा, अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं। तो कुल मिलाकर देखो तो तकरीबन 75 लाख के आसपास की उसके पास में ये रेडी टू मूव एंड दूसरी बात की रिजर्व सेना है। फिर इसके अंतर्गत सदस्य देश कौन कौन है, सो देखो तो सदस्य देशों में अब ईस्टर्न यूरोपियन देश भी कई सारे ईस्टर्न यूरोपियन देश भी शामिल हो गए हैं। कई सारे ईस्टर्न यूरोपियन देश भी शामिल हो गए हैं। इसके अंतर्गत कुछ कंट्रीज ऐसा है ना जो डिफेंस का मेंबर नहीं है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा विवाद हो रहता है संख्या को लेकर। इसके अंदर ईस्टर्न यूरोपियन देश भी शामिल नहीं है, देश भी शामिल हो गए हैं। आरंभ में इसके विरोध में यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोपियन देशों के साथ मिलकर देशों से मिलकर आरंभ में ईस्टर्न यूरोपियन देशों से मिलकर वार्शा पैक्ट बनाया था। वार्शा पैक्ट बनाया था। मतलब नाटो जब बन गया तो हुआ कि अब क्या नाटो को हम डोमिनेट करने देंगे, तो सोवियत संघ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो हम लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन यूएसएसआर के विघटन के बाद यूएसएसआर के विघटन के बाद इस पैक्ट के सदस्य देश भी इसका, इस पैक्ट के सदस्य देश भी इसका सदस्य हो गए। तो ये जो पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया जैसे देश थे वो सब इसमें शामिल हो चुके हैं।
ग्रीस, टर्की वगैरह तक शामिल हैं। यहां तक कि यूएसएसआर के विघटन के बाद के उनके पूर्व के यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इसका सदस्य हो गए। यहां तक कि यूएसएसआर के विघटन के बाद के उनके पूर्व के यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इसका सदस्य हो गए। इसका सदस्य हो गए। इस वजह से यूएसएसआर लगातार अमेरिका के समक्ष अपना विरोध दर्ज करता रहता है। अपना विरोध दर्ज करता है। अभी भी एक सप्ताह पहले अमेरिकन विदेश मंत्री और सोवियत विदेश रशियन विदेश मंत्री की मुलाकात हुई, तो रशियन विदेश मंत्री ने अमेरिकन विदेश मंत्री को यह कहा कि आप यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दे रहे हैं, जबकि हमारा यूक्रेन के साथ में विवाद चल रहा है। तो क्रीमिया के इलाके को लेकर विवाद है दोनों में। तो इस बात को लेकर हम अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, नहीं तो हमको कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। यानी कि एक तनाव का बिंदु बना हुआ है, और तनाव का बिंदु बनेगा तो फिर रसिया जो है वह चाइना के साथ मिलके एक अल्टरनेटिव मोर्चा बना सकता है, और यहाँ से नए तरीके का कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है। एक नए तरह का शक्ति संतुलन फिर से पैदा हो सकता है। ठीक है, अब फिर देखते हैं कि एक पहलू यह भी है कि नाटो का प्रसार क्षेत्र अटलांटिक के दायरे को तोड़ता हुआ जा रहा है। अटलांटिक के बाहर हो रहा है। तो अब बेसिकली ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मात्र नहीं रह गया, अटलांटिक से सटे हुए देशों से दूर ये बाल्टिक के देशों की ओर जा रहा है। और इसके अतिरिक्त अब तो चर्चा ये चल रही है कि शुड इंडिया be a part of NATO? Should India be a part of NATO? इंडिया को नाटो का सदस्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक अलग मुद्दा है। इसके ऊपर चर्चा अभी नहीं कर सकते हैं, हमारे सिलेबस की बात भी नहीं है वो। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि नाटो की अब क्या जरूरत है जबकि यूएसएसआर का विघटन हो चुका है। तो इसका दो जवाब है। एक ये कि ऑफिशियल वर्जन में देखोगे तो थ्रेट परसेप्शन बदल चुका है। थ्रेट परसेप्शन बदल गया है। ऐसा है कि पहले थ्रेट वो था, अब थ्रेट दूसरा है। अब कौन है थ्रेट? तो आतंकवाद, चाइना, चीन, रूस के साथ में उसका बढ़ता हुआ गठजोड़, ये सब एक अलग से थ्रेट परसेप्शन के तौर पर उभर के आ रहा है। वास्तविक बात हम फिर क्या कर सकते हैं
वास्तविक बात, कि महत्वाकांक्षा पहले भी यह सिर्फ सुरक्षा के उद्देश्य से वजूद में आया हुआ बॉडी नहीं था, महत्वाकांक्षा इसके पीछे थी, आज भी तो महत्वाकांक्षा है ही। सोवियत संघ का विघटन हो गया है, अमेरिका की महत्वाकांक्षा का तो अंत नहीं हुआ है। यदि एम्बिशन है तो नाटो रहेगा। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ टकराव भी है, इसके अंदर टकराव भी है, दो बातों को लेकर टकराव दिखता है, दो बातों को लेकर टकराव दिखता है। एक है कि यूएसए के ऊपर वित्त का दबाव ज्यादा है, वित्त का दबाव ज्यादा है। यूएसए के ऊपर वित्त का दबाव ज्यादा हो गया है, तो कई दफा यूएसए वाले अमेरिका के बर्डन को कम करने और यूरोपीय देशों को यह कहने की बात करते रहते हैं भाई आप भी कंट्रीब्यूट करो, तो यूएसए कई दफा धमकी देता है कि हम पैसा कम कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा था। दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन स्वयं अमेरिका की प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यूरोपीय यूनियन अपने आप में एक फोर्स के तौर पर उभरा है जो अमेरिका की प्रतिस्पर्धा में खड़ा हो सकता है। मैं पढ़ूंगा यूरोपीय यूनियन का टॉपिक, और जब यूरोपीय यूनियन खड़ा होगा तो यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे देश नाटो के सदस्य हैं, तो दोनों में जब कन्फ्लिक्ट होगा तो नाटो बिखर सकता है, टूट सकता है। अभी तक की चर्चा की कहानी यही तक है, तो नाटो की कहानी खत्म हो चुकी है। आज का क्लास भी यहीं पर रुक जाएगा। नमस्कार।